हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का हमारा जो अगला टॉपिक है। आज हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको सतत विकास बोलते हैं, एंड मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स के बारे में, है ना। इस दोनों टॉपिक को आज डिटेल में समझेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको पूरा डिटेल में समझेंगे। क्या क्या देखने वाले हैं इसमें हम देखेंगे, पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे, है ना, उसका उद्देश्य देखेंगे, संकल्पना देखेंगे मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जो मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हुए हैं, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं अभिसमय मतलब जो भी कन्वेंशन हुआ है, जो भी सम्मेलन हुआ है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है, उन सबको डिटेल में समझने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। पहले आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने गोल्स हैं हमारे इसमें देखेंगे, डिटेल में समझेंगे सबको, है ना। साथ ही साथ देखेंगे हम मूलभूत विचार, फंडामेंटल आइडियाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे, और स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सतत विकास को प्राप्त करने की रणनीतियों को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इन सब पॉइंट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लाइंस देख लेते हैं कि अंतिम वृक्ष को काट दिए जाने के बाद, अंतिम नदी को विषाक्त कर देने के बाद मतलब प्रदूषित कर देने के बाद, और अंतिम मछली को पकड़ लिए जाने के बाद हम पाएंगे कि पैसे को खाया नहीं जा सकता। तो यही है, हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हर नदियों को हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्लांट्स में जो भी पावर प्लांट्स है उसमें जितने कुछ भी, है ना, वेस्ट मटेरियल नदी में बहा दिया जा रहा है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, पैसा रहेगा, बट उसको हम खा नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ऐसा डेवलप हम नहीं होना चाहते जिससे पूरे नेचर को ही हम खत्म कर दें, पूरे प्रकृति को खत्म कर दें कि हमारे लिए कुछ बचे ही ना, तो फिर ऐसे पैसे का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसी लाइन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, और इस लाइन पे ही पूरा आज का वीडियो बेस्ड है। मतलब हमें ऐसा विकास करना है, ऐसा डेवलपमेंट करना है कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उस कुछ चीज़ों को बचा सकें, और इन्वायरमेंट को कम से कम प्रदूषित करें, और कम से कम हम, है ना, अपने आसपास के जीव जंतुओं को भी कम से कम क्या करें, हम उनको इफेक्ट होना चाहिए। तो इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता को बेहतर ढंग से निरूपित करती ये पंक्तियां यह संदेश देती है कि आर्थिक प्रगति तभी संपोषणीय है, संपोषणीय मतलब टिकाऊ है समाज के, है ना। तो आर्थिक प्रगति मतलब हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट और विकास को बेहतर संतुलन होना चाहिए। मतलब हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमारा जो डेवलपमेंट हम जो करना चाह रहे हैं, अपने आप को जो डेवलप होना चाह रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट जो करना चाह रहे हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तब हमारा क्या होगा, विकास, सही विकास है। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा डेवलपमेंट होना है हमें जो सस्टेन हो, जो लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल हो, मतलब लॉन्ग टाइम तक चले। ऐसा ना हो कि कुछ सालों में हम सब चीज को खत्म कर दें, पूरे प्रकृति को खत्म कर दें, नेचर को खत्म कर दें, है ना। ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सब कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो आर्थिक और औद्योगिक विकास मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस तरह से होने चाहिए जिससे पर्यावरण को भी कोई भी ऐसी क्षति ना हो जिसकी भरपाई ना की जा सके। तो हमें ऐसा विकास करें, ऐसा इंडस्ट्रियल, ऐसा उद्योग बनाएं हम कि पर्यावरण को भी उतनी क्षति ना हो जिसकी भरपाई ना की जा सके। मतलब इतना हम उसको खत्म ना कर दें, इतना हम ज़्यादा यूज़ ना कर लें, उपयोग कर लें कि हम उसको भर ही ना सकें। तो ये ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। तो संक्षेप में सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाले पीढ़ियों के हितों में से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यही है सतत विकास, ऐसा विकास जो आने वाले पीढ़ियां हैं, आने वाले जनरेशन के लिए भी हमें बचाना है और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। तो ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट हमें करना है जो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहे, सस्टेनेबल रहे। इसीलिए इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग। यही वाला लाइन लास्ट वाला जो डेफिनेशन मेन है इसका, सतत विकास ऐसा विकास होता है जो आने वाले पीढ़ियों मतलब जनरेशनों के लिए भी समझौता किए बिना, मतलब उनके लिए भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और उनको भी जो भी चीजें हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, ये सब चीजें मिले उनको, जो और साथ ही साथ हमारी भी आवश्यकताएं पूर्ति हो। तो हमें इस टाइप का डेवलपमेंट करना है, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं, देख लेते हैं इसका पर्पस क्या है अभी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पर्पस क्या है। मानव पृथ्वी पर तभी तक है जब तक अन्य पशु पक्षी और पेड़ पौधे, हम पृथ्वी पर तभी तक रहेंगे जब तक पेड़ पौधे और पशु पक्षी रहेंगे, है ना। स्वतंत्र रूप से हमारा पृथ्वी पर कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये लाइन को हमें अच्छे से पता है। इसलिए हमें सतत विकास के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए। तो हमारा क्या क्या होना चाहिए, गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका, पुअर्टी एलिविएशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड।
हमें गरीबी को खत्म करना है। पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियां, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ह्यूमन एक्टिविटीज, हमें ऐसा मानवीय गतिविधियां करना है, एक्टिविटीज करना है जो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, इन्वायरमेंट के फ्रेंडली हो, ठीक है। एनर्जी इफिशियंसी, हमें क्या सब जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जिसको जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इन सब ऊर्जाओं का यूज करने पे फोकस करना चाहिए। कोयले की दहन को हमें कम करना, मतलब ऊर्जा एफिशिएंसी को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज, तो जो भी नेचर के द्वारा जो रिसोर्सेज हमें मिला है, संसाधन मिला है, जो प्राकृतिक जो मानव निर्मित संसाधनों का हमें संरक्षण करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। उत्पादन अवसरों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज, मतलब हमें ऐसे उत्पादन अवसरों का विकास करना होगा जिससे पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे, कम से कम इफेक्ट हो पर्यावरण, इस टाइप से हमें डेवलपमेंट करना है, इस टाइप से हमें क्या करना है, प्रोडक्शन का अदर अपॉर्चुनिटीज को भी हमें देखना है, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधनों का निर्भरता, तो डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज, तो हमें ऐसे रिसोर्सेज पे फोकस करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, जो बार बार जनरेट किया जा सके, जिसको रिन्यू किया जा सके, है ना, नवीकरणीय किया जा सके, इस टाइप के संसाधनों पर हमें निर्भरता होनी चाहिए। जबकि ऐसे संसाधन पर निर्भर नहीं होना चाहिए जिसको हम रिन्यू ना कर सके, जो नॉन रिन्यूएबल हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना। अगर इन सब का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये कुछ ही सालों में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं रह जाएगा। तो इस टाइप से हमें इनका लिमिटेड यूज़ करें ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये यूजेबल हो, उनको भी कुछ मिलना चाहिए, है ना। यही है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अब देखते हैं सतत विकास की संकल्पना, देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कहाँ से आया। अब ये कॉन्सेप्ट मतलब कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर्ड आया है, कहाँ से इसको लिया गया है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, क्या क्या गोल्स हैं, इन सब का पूरा बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा, है ना, हिस्ट्री। तो देखिए सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हमारा साझा भविष्य का एक रिपोर्ट आया था, अवर कॉमन फ्यूचर, है ना। 1986 में सतत विकास की संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट आया था, किस नामक रिपोर्ट क्या था, द ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, तो द ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसमें आया था सबसे पहले सतत विकास की संकल्पना, है ना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसमें आया था, तो हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर करके एक रिपोर्ट आया था, जिसे अवर कॉमन फ्यूचर करके रिपोर्ट आया था, जिसको ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आने के बाद हुआ और तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का समझ आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड कहाँ से आ रहा है, तो ये अवर कॉमन फ्यूचर एक आया था, हमारा साझा भविष्य का रिपोर्ट आया था, जिसको द ब्रटलैंड रिपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। यहीं से इस वर्ड का आपका स्टार्टिंग हुआ है, व्यापक रूप से प्रयोग में आने लगा है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। तो जब ये रिपोर्ट आया था उसमें आयोग की बात कही गई थी, एक कमीशन बनाने की बात कही गई थी जो इस चीज को देखेगा। तो आयोग का जो औपचारिक नाम था उसको रखा गया था पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग, द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या नाम था, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। इसने मानव, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षय या खराब होती स्थिति तथा सामाजिक आर्थिक विकास, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस 6 परिणाम की ध्यान आकर्षित किया था। तो इसने क्या किया था, इस आयोग का गठन किया गया था, है ना। आयोग का नाम क्या था, द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट करके, ठीक। इनके द्वारा क्या किया गया, मानव के द्वारा जो पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का, जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम जो यूज कर रहे हैं ना, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया था कि हमें ऐसा यूज करना चाहिए और सामाजिक आर्थिक हमें विकास भी होना चाहिए। बट हमें ध्यान उसने क्या किया, रिपोर्ट ने, आयोग के द्वारा क्या किया गया, ध्यान दिया गया कि कहाँ कहाँ चीज़ों पे हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, जिससे कितने लोगों को इससे इफेक्ट हो रहा है, तो ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। आयोग की स्थापना करते समय संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन असेंबली, ने विशिष्ट रूप से 2 विचारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, 2 विचारों पर ध्यान दिया था। पहला है पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा लोगों की भलाई अत्यंत अंतर संबंधित है, मतलब इंटरकनेक्टेड है। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और लोगों की भलाई, है ना, ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और सतत विकास के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है। और ये बोला कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए वर्ल्ड लेवल पर हमारे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, सहयोग होना बहुत जरूरी है ना। तो वर्ल्ड लेवल पे जब तक नहीं आएंगे सभी लोग, सभी कंट्री, तब तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो प्राप्त नहीं होगा। 3 सब बातों की यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो आपको याद क्या रखना है, ये कौन से रिपोर्ट में सबसे पहले आया था और कब आया था, 1987 में याद रखना है। द ब्रटलैंड रिपोर्ट को भी याद रखना है, जो अवर कॉमन फ्यूचर करके भी है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है।
अब चलते हम सतत, संक्षेप में सतत विकास से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगर देखा जाए सतत विकास अगर हम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर ध्यान देंगे ना, है ना, सतत विकास की ओर ध्यान देंगे तो सभी लोगों को आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली उसको दोहन करने में लगे हैं, है ना, चाहे कोयला हो, प्लांट हो, तो क्या है, जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो प्लांट्स, जो मालिक है ना, जो रिच लोग हैं, उनको ही इसका लाभ मिल पा रहा है। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो हर नागरिकों को इसका लाभ आपको मिलना फिक्स हो जाएगा। तो पर्यावरणीय संदर्भों में हानिकारक औद्योगिक जो है वाणिज्यिक क्षेत्रों, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल एंड, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल क्षेत्रों या स्थलों को पारिस्थितिक अनुकूल बनाना, बदला जा सकता है। तो जो भी कमर्शियल एरिया है, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, इनको हमें इकोनॉमिकली, पारिस्थितिक मतलब इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग परियोजनाओं में हम बदल सकते हैं। मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन स्थलों को पर्यावरण के अनुकूल हम बना सकते हैं। प्रगतिशील औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी तथा प्रदूषण में कमी लाने को बढ़ावा मिलेगा। अगर हमें सब चीज़, देखो, हम अगर सतत विकास की ओर अगर हम ध्यान देते हैं ना, तो हमें इन सब चीज़ों में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रदूषण में कमी आएगा, और नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों एवं अन्य भागीदारों को भी शामिल किया जा सकता है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें बढ़ रहा है उसमें नागरिकों के साथ लोगों को भी भागीदारी इसमें मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को भी समझेंगे डिटेल में, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ गोल्स हैं जिसमें सभी लोगों की पार्टिसिपेशन हो गया, गरीबी हो गया, पर्यावरण हो गया, एनर्जी हो गया, हर एक पॉइंट को कवर कर दिया गया है। तो जब हर एक पॉइंट हमें मिलेगा ना तो हमें ये सब लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं अभिसमय, मतलब मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सबसे पहले देखेंगे अर्थ समिट। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ समिट। यहीं से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट एक्चुअल में किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। अर्थ समिट 1992, 1992। तो 1992 में 100 से भी अधिक देशों के शासन अध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, एशिया सिटी का नाम है ना, रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन तथा सामाजिक आर्थिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं को समाधान खोजने के उद्देश्य से मिले थे। तो 1992 में है ना 100 कंट्री के भी मतलब प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो वहाँ के, इन सब लोग कहाँ मिले? रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील है ना, ब्राजील का है, साउथ अमेरिका में है। तो ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरियो करके है, वहाँ पर मिले, है ना। इन्होंने समस्याओं को समाधान खोजने के उद्देश्य से मिले थे, जो पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। तो सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, जो कि क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन एंड जैव विविधता कन्वेंशन, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, फिर बायोडाइवर्सिटी अभी समय पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया कि जो भी क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रही समस्याओं को ढूंढे इन्होंने, है ना, समस्याओं के समाधान खोजने के उद्देश्य से तो मीटिंग हुआ था। तो सभी लोगों ने साइन किया, और जैव विविधता, हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने की भी बात इस शिखर सम्मेलन में की गई। और देखते हैं, इसी सम्मेलन के दौरान 21वीं सदी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए 300 पृष्ठों की कार्य योजना बनाई गई, जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 से क्वेश्चन आता है। एजेंडा 21 कहाँ पर ये वर्ड आया है कि कहाँ पर इसके बारे में बात किया गया है? तो आपको याद रखना है, अर्थ समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसमें? 1992। कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो। ठीक है, डी जेनेरियो कहाँ पर? ये ब्राजील में। एजेंडा 21। तो पृथ्वी शिखर जो अर्थ समिट सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों को क्रियान्वयन की निगरानी एवं रिपोर्ट के लिए सतत विकास आयोग, तो जो सम्मेलन हुआ है, जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, उनके देख रेख के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए एक निगरानी, है ना, उनके देख रेख करने के लिए एक कमीशन की बात कही गई, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन का गठन किया गया था। तो इस बात पर भी सहमति हुई कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 वर्ष के बाद 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन असेंबली के विशेष सत्र के दौरान इनकी समीक्षा की जाएगी। तो 1992 में क्या होता है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, है ना, बहुत सारे देश, करीब 100 से भी अधिक देशों के जो शासन अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर सब लोग उद्देश्य से मिले कि जिससे पर्यावरण के संरक्षण किया जा सके। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के सभी लोगों ने हस्ताक्षर किया कि हमें इसको बचाना है। साथ ही साथ एजेंडा 21 करके 21st सेंचुरी के लिए, 21 यहाँ पर क्या है? 21st सेंचुरी है इसका मतलब, है ना। तो एजेंडा लेकर के आया, एजेंडा 21 करके रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया, और एक कमीशन
गठित करने की भी बात की और ये भी बात किया कि अगले 5 वर्ष बाद 1997 में इसकी समीक्षा करेंगे। जो हम यहाँ पर रिपोर्ट बनाए हैं, जो भी देशों के द्वारा इसमें सिग्नेचर किया गया है, उन्होंने कितना कार्य किया है, कितने कार्य उनका बाकी है, इन सब की समीक्षा की जाएगी कब? 1997 में। तो फिर देखा 1997 में क्या समीक्षा हुई, तो पर्यावरण एवं विकास संबंधी, फिर उसके बाद एक घोषणा पत्र आता है जिसमें लिखा रहता है एजेंडा 21 सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना। तो एजेंडा 21 ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके एक पब्लिश होता है घोषणा पत्र। दूसरा होता है वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत, मतलब स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ये 2 रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है घोषणा पत्र में, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1992 में एजेंडा 21 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही एजेंडा 21 आया था। अब हम चलते हैं, अब देखिए रियो में कब हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरियो में कब हुआ? 1992 में आपको जो सबसे पहला इसके प्रति कदम उठाया गया है ना, अगर देखेंगे गवर्नमेंटल, जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशन असेंबली की बात कर रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात, इसमें अब 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2002। अगर 1992 में है ना 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2002। इसी को लिखा है रियो +10 जोड़ दिया। रियो मतलब 1910 में जहां पर हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहां पे 10 और जोड़ दिया 2002। और कहां पे हुआ? जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पृथ्वी सम्मेलन 2002 2002 मतलब अर्थ समिट 2002 के नाम से भी जाना जाता है। इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के भी नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, सस्टेनेबल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है इस सम्मेलन को। किसको? जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, ठीक है। अब इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। तो इसमें क्या हुआ? जो एजेंडा 21 अर्थ समिट 1992 में जिस बात पे चर्चा की गई थी उसको फिर से दोहराया गया कि इस सब चीजों में आपको ध्यान देना है, सभी देशों को ध्यान देना है। इसके अलावा इसमें एक नया टर्म आता है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी लागू करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस चीज को याद रखेंगे कि रियो +10 मतलब जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो कि 2002 को हुआ है, जिसमें बात कही गई थी एमडीजीज की। एमडीजी मतलब हो रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स, ठीक है। अब हम थोड़ा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एमडीजीज को लेकर के है ना, यहाँ पर कुछ क्या हुआ? लक्ष्य रखा गया और साइन सभी देशों के द्वारा समझौता के द्वारा सिग्नेचर भी किया गया। अब हम एमडीजी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कहाँ से आया है। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के वर्ष सितंबर 2000, अभी देखो हम यहाँ पर ऊपर में क्या पढ़ रहे थे? 2002। यहाँ पर ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ है 2002 में, जबकि संयुक्त राष्ट्र असेंबली के द्वारा 2000 में, सन 2000 में इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के आ गए थे। किसको? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, है ना। कि शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए ही सेपरेट सम्मेलन किया गया था न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है जहां पर, हेडक्वार्टर कहाँ है यूनाइटेड नेशन का? न्यूयॉर्क में है। में 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो क्या किया गया था? सन 2000 सितंबर 2000 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपने हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स समिट, अर्थ समिट यहाँ पे रखा गया था, है ना, जिसमें 8 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था कि 8 वैश्विक विकास, 8 हम विकास डेवलपमेंट लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा था 8 पॉइंट को, जिसको हम देखेंगे, जिन्हें ही कहा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे? 8, उसमें आपको पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। कितने गोल्स? 8 गोल्स, ठीक है, 8, जिसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के उस समय के 189 सदस्य राष्ट्रों तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा अब कब तक? 2015 तक निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प रखा गया। तो क्या रखा गया? 2000 में सभा होता है ना, मीटिंग होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के। इसका टारगेट क्या था कि 2015 तक हमें जो 8 लक्ष्य है हमारा, 8 जो हमारा टारगेट है, जिसको हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोल रहे हैं, तो इसका डेडलाइन किसको रखा गया था? 2015 को, है ना, 2000 से लेकर के 2015 को। जब ये गठन हो चुका था उसके बाद आपका सम्मेलन हुआ है ऊपर वाला जो हमने देखा। जोहान्सबर्ग का सम्मेलन कब हुआ है? जोहान्सबर्ग का सम्मेलन हुआ है आपका 2002 में। कब हुआ है? 2002 में सम्मेलन होता है। तो इसी बात को यहाँ पर फिर से दोहराया जाता है। 2002 में जब सम्मेलन होता है ना, तो इसी बात को फिर यहाँ पर देखिए लिखे ना। इसके अलावा
एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, इस अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और कुछ अन्य समझौतों को भी लागू करने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि इसका डाटा आपका बन चुका था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का डाटा कब बन चुका था? 2000 से बन चुका था, हाँ। इसके लिए सेपरेटली यूनाइटेड नेशन ने आपका मीटिंग रखा था, सभी देश लोग इसमें आए थे। तो इसको एक बार फिर से दोहराया गया, किसमें? अर्थ जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसको अर्थ समिट 2002 के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से गोल्स है। ये है आपके 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है। पहला क्या है? इरिडिकेट एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर, हमें गरीबी और भूखमरी को खत्म करना होगा। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन को हमें अचीव करना है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, हमें जेंडर इक्वालिटी मतलब लिंग, यहाँ पे देख सकते हैं, लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण की बात करता है। लास्ट में रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर को हमें घटाना है। फिफ्थ में क्या है? इम्प्रूव मटेरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य को हमें बढ़ाना है, ठीक है। अगला क्या है? कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज, तो हमें HIV एड्स मलेरिया इन सब चीज़ों को भी खत्म करना है, छुटकारा पाना है। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो हमें पर्यावरण के सस्टेनेबिलिटी की बात करता है यहाँ पर, जिसे मैंने बताया भी। और डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर ए डेवलपमेंट, तो हमें एक पार्टनरशिप वैश्विक विकास के लिए संबंध में स्थापित करना है लोगों के बीच। तो ये 8 पॉइंट था जिसको आपको मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता था। फिर ये 2015 में खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको रीजन पता होना चाहिए, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स आया कहाँ से, कब कमेटी बनी, है ना, और कौन से सम्मेलन में? Rio+10 में इसको लागू किया गया 2002 में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, Rio+20। अब देखिए 1992 हो गया आपका रियो, इसमें 10 ऐड किए तो ये हो गया जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। इसमें फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2012, है ना। ये फिर से वापस कहाँ था? ये फिर से वापस था रियो डी जेनेरियो में। तो अगर हम 1992 में अगर बात करेंगे तो कितना ऐड करेंगे? 20 ऐड करेंगे ना, तो हम कितना मिलेगा हमें? 2012। तो इसलिए इसको Rio+20 बोला जा रहा है। रियो डी जेनेरियो में फिर से होता है ब्राजील के 2012 में सेम सम्मेलन, जिसको हम लोग अर्थ समिट बोल रहे हैं ना, ये फिर से कहाँ होता है? ब्राजील में ही होता है 2012 में। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक बार फिर से सम्मेलन होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें, तो इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स है उसको हम समझेंगे, है ना, क्योंकि हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो 1992 के ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 20 वर्षों बाद रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में ही सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र, जो लिखा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के नेताओं के साथ साथ निजी क्षेत्र, जिसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टरों को भी इसमें अलाउ किया गया है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी अलाउ किया गया है, गैर सरकारी संगठन और अलग डिफरेंट लोगों को भी इसमें मौका दिया गया अपने सुझाव देने के लिए। तो 2012 के पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य फोकस 3 तथ्यों पर था। क्या क्या था? गरीबी में कमी लाना, पुअर्टी को हमें खत्म करना है, स्वच्छ ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी पे था, और सतत विकास जिसमें आर्थिक सामाजिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है। तो हमें ऐसा विकास करना है, हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है, बट इन्वायरमेंट के साथ साथ हमें करना है। इन चीज़ों को मेनली यहाँ पर रखा गया ताकि भावी पीढ़ियों की जरूरतों को समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए मेन पॉइंट था ये, ठीक है। तो Rio+20 में उन 7 क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया था जिनको प्राथमिकता देकर सतत विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की जा सकती है, जैसे रोजगार, ऊर्जा, संपोषणी शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन, ठीक है। इन 7 पॉइंट को मेनली फोकस किया गया था। अभी और देखेंगे इसके बाद। तो इस सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का किसको बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भी सम्मिलित हुआ था। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको, एक एक पॉइंट को याद नहीं रखना है ना, मेनली आपको नॉर्मल टाइप से क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है Rio+20 सम्मेलन में संपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन किस नाम से किया गया था? द फ्यूचर वी वांट। रिपोर्ट का प्रकाशन कैसे हुआ? देखो, कोई भी अगर कमेटी बनती है, कोई भी, है ना, सम्मेलन होता है जिसमें सारे देश के अलग अलग जो हेड है, जो अध्यक्ष हैं, आए हुए रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, तो उनके तरफ लास्ट में एक रिपोर्ट आता है कि जो भी डिस्कशन हुआ रहता है वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में आता है। तो वही रिपोर्ट क्या था? Rio+20 मतलब, है ना, 2012 का जो आया उसके रिपोर्ट का नाम क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, ऐसा भविष्य जो हम चाहते हैं, इसके नाम से रिपोर्ट पब्लिश किया गया। दस्तावेजों में सतत विकास लक्ष्यों की बात कही गई थी। अब देखिए, इसी में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को विकसित करने की बात कही गई थी, समर्थन किया गया था, यह स्वीकार भी किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वहां से शुरू होंगे जहां से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स
समाप्त होंगे। क्लियर। तो 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया, है ना। 2002 में जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में इसको लागू कर दिया गया, फिर 2015 तक का इसका डेडलाइन था। अब ये इनका अब इसके बाद आता है 2012 में आपका हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना, Rio+20 वाला। ये बोलता है कि 2012 में इन्होंने पब्लिश कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि कितना था, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी देखेंगे। इसको ये बोला कि लागू कब से होगा, 2015 से, जहां पर ये खत्म हो रहा है, कौन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। तो यूनेप को भी एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण संस्था बनाने पर भी जोर दिया गया, है ना। यूनेप, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे जब हमारा डिटेल में आएगा संगठन को लेकर के। यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, एक संस्था है इसके बारे में। ठीक है। तो 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन में अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया गया, मतलब एजेंडा 2030 को लाया गया। ठीक है। तो इसमें होता ये है कि 2015 से लेकर के इसका डेडलाइन किसको रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2030। क्लियर है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट कहां से कहां तक है, 2015 से लेकर के 2030 तक। यहाँ पर ऐसे समझिए 2015 तक आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म होता है, उसके बाद 1 जनवरी 2016 लिखेंगे, है ना। 1 जनवरी 2016 क्या लिखेंगे, क्लियर। 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 से लेकर के कितना, 31 दिसंबर बोलेंगे, 31 दिसंबर 2030 तक के लिए टारगेट रखा गया है। तो नॉर्मल चीज़ है, 2016 से लेकर के बोलेंगे 2030 तक, क्योंकि 15 तक तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ना। तो ओके, अब देख लेते हैं कौन कौन सा है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले देखें, नो पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, जीरो हंगर, भुखमरी को हटाना है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य को लेकर के बोला गया है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन की बात कही गई है ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात कही गई है, क्लाइमेट एक्शन की बात कही गई है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर मतलब आपको ओशियन या समुद्र लेवल पे जो भी जीव जंतु है उनकी रक्षा करने की बात कही गई है, लाइफ ऑन लैंड मतलब जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे जो लैंड पे हैं, धरती पे, उनकी बात कही गई है। तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की है, साथ में पार्टनरशिप फॉर गोल्स और लोगों के अलग अलग देशों के बीच पार्टनरशिप की बात कही गई है। ये 17 गोल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसको कब लागू किया गया तो याद रखेंगे, रियो डी जेनेरियो में 2012 में, है ना, जिसको हम बोलते हैं Rio+20। रियो प्लस क्या बोल रहे थे, 20 बोल रहे हैं ना हम लोग। 3 टाइप से इन सब चीज़ों को आपको याद रखना होगा, है ना। ये सब कहाँ कहाँ पर हुआ है और किन किन चीज़ों को लेकर के बात कही गई है। तो कितने गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, 17 है, जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कितना था, आपका 8 देखने को मिला था हमें। इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा, पढ़ सकते हैं इसको डायरेक्टली, है ना। गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने की बात, भूखमरी की समाप्ति, सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की बात कही गई है ना। समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात कही गई है, लैंगिक समानता करने की बात, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के प्रबंधन की बात कही गई है, सस्ती, विश्व टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की बात कही गई, क्लीन एनर्जी की बात, बुनियादी शिक्षा हो गया, निरंतर सतत विकास की बात कही गई है। तो इन सब पॉइंट को आप देख सकते हैं, है ना। पर्यावरण को लेकर के जितने भी मैंने पॉइंट्स वहाँ पर बोले हैं उनका हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपना आगे, है ना। इसको देखते हैं, सतत विकास के मूलभूत विचार क्या क्या है, फंडामेंटल्स आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नवीकरणीयता मतलब रिन्यूएबिलिटी। तो नवीकरणीय संसाधन मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग पर ध्यान देना, ये इसके एक पॉइंट है ना। ये सतत विकास के मूलभूत विचार है। हमें ऐसा एनर्जी लेके आना है, जो ऐसा रिसोर्सेज को यूज करना है जो रिन्यूएबल हो, जिसको फिर से प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, उपभोग कर पुनर्सृजन की दर से अधिक ना हो। अब दूसरा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। तो नॉन रिन्यूएबल संसाधनों की अपक्षय दर मतलब वेदरिंग रेट नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमें इतना ज़्यादा इन सबको यूज़ नहीं करना है, जो नॉन रिन्यूएबल है उनका यूज़ हमें कम से कम करना है। हमें ज़्यादा यूज़ किसको करना है, रिन्यूएबल को करना है, ताकि मेंटेनेंस बना रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। तो सतत विकास यह सुनिश्चित करता है कि नॉन रिन्यूएबल जो गैर नवीकरणीय संसाधनों का प्रतिस्थापन नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि नए गैर नवीकरणीय संसाधनों का पूर्ण प्रतिस्थापन लगभग संभव है। मतलब हम ऐसा बोलें कि कोयला का यूज ही नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए,
ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मेन प्रोडक्शन कहाँ से है? कोयला से, लकड़ी से। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना है कि कम से कम उसका प्रोडक्शन करना है, और अदर सोर्सेज है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अदर सोर्सेज हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, आपको वाइंड एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, जियो थर्मल एनर्जी, इन सब एनर्जियों पर भी निर्भरता हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अंतर्निर्भरता मतलब इंटरडिपेंडेंस। एक संपोषणी समाज मतलब सस्टेनेबल समाज या सोसाइटी वह होता है जो ना तो ऐसे संसाधनों का आयात करता है जिससे संबंधित समुदाय कम्युनिटी डिप्रीवेशन का शिकार हो जाए, और ना ही अपने यहाँ उत्पन्न प्रदूषकों या अन्य समाजों में स्थानांतरण करता है। तो हमें इस टाइप से अदर कंट्री से हमें इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वहाँ से हम किसी चीज़ को मंगा रहे हैं जो हमारे समाज के लिए सही ना हो, और यहाँ से अगर कुछ चीज़ों को भेज रहे हैं जो हमारे समाज के लिए कमी है, उस चीज़ को हम दूसरे जगह पे नहीं भेजना है। तो इस टाइप से हमें अंतर्निर्भरता नहीं होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए अदर कंट्री पर भी, क्योंकि अगर हम किसी कंट्री पर डिपेंड होंगे ना, किसी देश पे अगर किसी चीज़ को लेकर के डिपेंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारा फायदा उठाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी याद रखना है। एडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सतत विकासशील समाज बदलते पर्यावरण के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता रखता है। तो हमें इस टाइप से डेवलपमेंट करना है, इस टाइप से विकास करना है कि जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, बदलते पर्यावरण, बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, और एक बेहतर पर्यावरण का हमें विकास करना पड़ेगा। ठीक है। संस्थागत प्रतिबद्धता, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट, तो ऐसा हमें नीतियाँ बनानी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान करने हैं, है ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, पॉलिटिकली इच्छा शक्ति चाहिए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ऐसा बनाना चाहिए जो पर्यावरण को लेकर के, सतत विकास को लेकर के संभव हो और वास्तविक रूप से उसको फॉलो हम कर सके। तो ये सब नॉर्मल पॉइंट्स है ना, इसको आपको नोट्स भी नहीं करना है, बस इसको आप नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। आपको तो मेनली पता होना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ठीक है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं सतत विकास प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ क्या क्या है। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने बताया था ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसे हमको यूज़ करना है। और इसी पहल में भारत सरकार के द्वारा पेरिस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत ही इसकी अध्यक्षता किया है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। स्वच्छ ईंधन, क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल पे हमें फोकस करना है, लकड़ी, कोयले इत्यादि को उपयोग को कम से कम करना है। इसकी जगह हम एलपीजी या सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधनों के प्रयोग को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना। पारंपरिक ज्ञान एवं व्यवहार, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस को भी यूज़ करना है। जैसे हम बोलते हैं ना, जो हमारी पारंपरिक, जो पुराने हमारे जो ओल्ड जनरेशन के द्वारा जो बताया जाता है कुछ चीज़ों को लेकर, उसको भी हमें फोकस करना है, पारंपरिक ज्ञान को हमें, जैसे कि, है ना, उदाहरण के लिए देखेंगे तो खाद के रूप में रासायनिक उर्वरकों का हमें यूज़ करना है ना, रासायनिक उर्वरकों की जगह, है ना, केमिकल जो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं इनकी जगह हमें जैविक कंपोस्ट जो हम खाद है उसका यूज़ करते हैं, जो पहले के लोग करते थे। अभी हम क्या किए हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डेवलप कर दिए हैं अलग अलग उर्वरक, है ना, फर्टिलाइजर। ये क्या है, मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इन सब जगह को हमें यूज़ करके हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, जैसे जैविक कंपोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, वो सबको यूज़ करना है। जैसे कुछ आयुर्वेदिक दवाई है, नीम लेपित यूरिया, हर्बल ऑर्गेनिक उत्पाद हो गया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई, इन सबको भी हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। अगला है पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में। आजकल ऐसी कई तकनीकी हैं जिनका प्रयोग कर हम, है ना, इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिक्स करेंगे तो इससे क्या हो जाता है, प्रदूषण कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए हमें जीवाश्म ईंधनों का दहन तो करना है, बट बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए पर्यावरण फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। अगला है जनसंख्या वृद्धि को कम करना है। अगर हम रिड्यूस करना है पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकेंगे तो हमारे इस पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन भी कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सों का खत्म करने के लिए। ठीक है। तो सतत विकास के लिए भी एक अच्छा पॉइंट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हमें कम करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है। इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की बात हम करते हैं, जैसे वन संसाधन हो गया, आपको फॉरेस्ट हो गया, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हो गया, पेड़ पौधे जीव जंतुओं का भी हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक संरक्षण देना पड़ेगा उनको भी। इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब क्या पॉइंट है ये, सतत विकास प्राप्त करने के लिए सब रणनीतियाँ हैं। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस एंड लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, तो हमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन को मजबूत करना होगा। सतत विकास को लेकर के उनको एक्टिव होना पड़ेगा, है ना, कि हर लोगों को भागीदारी हो और हर प्रत्येक लोगों के द्वारा पर्यावरण को लेकर जागरूकता हो, लोगों में जानकारी हो,
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता क्या चीज़ है और उसके अकॉर्डिंग हम उसका संसाधनों का उपयोग करेंगे। जैसे पर्यावरण लिखा है ना, सीमा पार पर्यावरण प्रभाव, जैव संसाधनों का प्रबंधन हो गया आपका, तकनीकी बंटवारा, टेक्नोलॉजी का जो एक्सचेंज होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे कदम बढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। अब हम देखते हैं सतत विकास हेतु भारत के क्या प्रयास हैं। तो इंडिया एफर्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारा मिशन चलाया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना, जो कि 2000 कितना मिला 2015 में लागू होकर 2030 तक जाएगा। तो 2015 में तो वो था 2016 से लेकर के 2030 तक के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले तो भारत कभी भी पीछे नहीं हटा है इस सब चीज़ों से। तो भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी, है ना, जो संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभी समय जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर किया है। इसको भी हम समझेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में। UNFCCC क्या चीज़ें है, कब लागू हुआ, ये सब डिटेल में हम देखेंगे अभी एक दो अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, इसमें भी भारत ने साइन किया है। ये मेनली एक इस पे है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को लेकर के संगठन बना है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, भारत ने जैव विविधता संबंधी अभी समय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी पर भी हस्ताक्षर किया है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी लाया गया है, जो हमेशा स्वच्छ पर्यावरण, क्लीन इन्वायरमेंट की बात करता है। इसके लिए भारत प्रतिबद्धता को दर्शाती, मतलब भारत के कार्य को ये भी दिखाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए हमने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 लाए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 लाए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है पर्यावरण को रेगुलेट करने के लिए। इन्वायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या लाया है, नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल, है ना। ठीक है, न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। ठीक, तो भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं। 8 राष्ट्रीय अभियान ऐसे हैं जो अपनी प्रकृति में बहुआयामी, मल्टी डायमेंशन और दीर्घ अवधि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सतत विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। सतत नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, सतत अधिवास पर राष्ट्रीय मिशन। नेशनल वाटर मिशन हो गया आपका। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, 3 हिमालय परितंत्र के लिए चलाया जा रहा है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो संपोषणी कृषि, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर के, और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सब 8 जो बहुत सारे यहाँ पर जो मिशन है ना भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं, है ना, बस नॉलेज के लिए। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। तो आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग कंटेस्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहला क्या है, सतत विकास की आधुनिक संकल्पना 1987 की द ब्रटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में दिखाई दी थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैंने बताया था। और पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग इसी से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। अब एजेंडा 21 भी इसी से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या था इसका, डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर डिराइव फ्रॉम द ब्रटलैंड रिपोर्ट, है ना, और कॉमन फ्यूचर जो मैं 1987 में बताया था। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू दिस एंड एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू दिस। ये सब चीज पॉइंट क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट सही, तो ऑल ऑफ द एवो इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज ए मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिटिविटी रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ, आंसर क्या है इसका, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ किसके लिए रहे, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बचाना है। ठीक है, रियो +10 सम्मेलन संबंध में असत्य कथन को चुनिए, है ना। तो चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रियो +10 कॉन्फ्रेंस, यह जोहान्सबर्ग में हुआ 2002 में, बिल्कुल सही आंसर है। या पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। इनमें सहस्त्राब्दी मतलब वही मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को लागू करने का लक्ष्य रखा गया था, ये भी तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसमें, फॉल्स स्टेटमेंट डी। तो इसका आंसर क्या है, डी। क्लियर है, आंसर है डी, बट ये सभी स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। ठीक, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर डी है, बट हमें इसको समझना रहता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं,
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही कथन आपको निकालना है, मतलब राइट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, देखिए यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 रखा गया, ये भी सही है ना। इसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लागू किया गया था, ये गलत बात है। कहाँ पे लागू किया था? 2002 में लागू किया गया था। और नए ग्रह पर जीवन की खोज के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी थी, ये भी गलत है ना। क्लियर है ना, ये सब चीज़ नहीं था, सिर्फ क्या था 1 और 2, तो आंसर क्या है? केवल 1 और 2। अब आंसर देख लेते हैं इंग्लिश में इसको। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में, सही था। एजेंडा 21 वॉज एडॉप्टेड ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस, सही है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इम्प्लीमेंटेड की बात कही गई, जबकि कहाँ पर हुआ है? 2002 में हुआ है, जोहान्सबर्ग में हुआ है, ठीक है। अब इंटरनेशनल कंसेंसस वाज रिच रिगार्डिंग द सर्च ऑफ लाइफ ऑन न्यू प्लैनेट, इसके बारे में बात तो कही गई नहीं थी, तो आंसर क्या है इसका? 1 और 2, तो ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ MCQs आज से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने देखा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अब इस वीडियो लेक्चर से आप किस चीज़ों को फोकस करें, तो आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे 8 के 8 पॉइंट याद होने चाहिए, बस आपको पता हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने? 17 हैं, है ना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 8 हैं। और कब कब लागू हुआ, कौन से पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, कौन से अर्थ समिट में इसको लागू किया गया है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से अगर याद रखेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, है ना, समझने में। इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।